दो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए आपके पास में दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा Q2 है। इन दोनों आवेशों को अनंत से किन्हीं दो विशिष्ट बिंदु A और B पर लाया जाता है और A और B पर लाकर के स्थापित करके एक निकाय का निर्माण किया जाता है। इस निकाय के निर्माण में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम बारी बारी से एक एक आवेश के लिए गणना करेंगे कि पहले आवेश को जब हम लेकर आएंगे तो क्या होगा, दूसरे आवेश को जब हम लेकर आएंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि मैं पहले आवेश Q1 को लेकर के आया हूं, अनंत से लेकर के आया और यहां A बिंदु पर ला करके मैंने रख दिया। अगर मुझे इस A बिंदु पर लाकर रखने में किया गया कार्य निकालना हो तो हम सब जानते हैं V बराबर होता है W/Q। सो W बराबर हो जाएगा Q इंटू V, यानी कि लाया गया आवेश इंटू उस बिंदु पर विद्युत विभव। किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव तभी हो सकता है जब वो बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित हो। क्योंकि जब Q1 आवेश को लाया गया है तो हमें ये नहीं कहा गया कि पहले से यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है या कोई आवेश उपस्थित है, इसलिए हम ये मानेंगे कि पहले से यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। यानी पहले से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो पहले से विद्युत क्षेत्र न होने के कारण बिंदु A पर विभव का मान भी शून्य है। मैं अनंत से Q1 को बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना चाहूं तो W बराबर हो जाएगा लाया गया आवेश Q1 इंटू A पर विभव। तो A पर विभव कितना है, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है इसलिए A पर जो विभव है वो शून्य होगा। फिर से समझ लें कि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। विद्युत क्षेत्र जहां होगा उन बिंदुओं पर ही हम विभव की गणना कर पाएंगे। जिन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहता है, शून्य रहता है, उन बिंदुओं पर भी हम विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, उससे इनडायरेक्ट तरीके से हम निकालेंगे। पर हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है, चूंकि यहाँ पर पहले से कोई भी आवेश नहीं है जो विद्युत विभव जनरेट करे, उसके लिए इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विभव का मान शून्य है। तो अगर मैं Q1 आवेश को A बिंदु पर अनंत से लाने में किए गए कार्य की गणना करना चाहूं, बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना चाहूं, तो ये होगा W1 बराबर Q1 इंटू A पर विभव। क्योंकि A पर विभव शून्य है, यहाँ पर विभव उत्पन्न करने वाला कोई भी आवेश पहले से उपस्थित नहीं है, तो हमारे पास में आ जाएगा W1 बराबर Q1 इंटू 0। W1 बराबर Q1 इंटू 0 बराबर 0। अब अगर मैं Q2 आवेश को लेकर आता हूं तो देखो Q1 आवेश को तो मैंने ला करके स्थापित कर दिया A बिंदु पर। अब ये B बिंदु है, Q1 आवेश को मैं लेकर के आता हूं अनंत से और इस Q1 आवेश को ला करके अनंत से मैं इस A बिंदु पर स्थापित कर देता हूं। A बिंदु पर ये स्थापित हो गया है, अनंत से आया है। इसके बाद में मैं Q2 आवेश को लेकर के आता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे जब हमें निकाय बनाना है तो दोनों आवेशों को एक साथ क्यों नहीं लेकर आए, दोनों आवेशों को आगे पीछे क्यों लेकर आए। कितनी भी कोशिश करें हम ये दोनों आवेशों को एक साथ भी लेकर आए तो कोई ना कोई एक आवेश ऐसा होगा जो पहले पहुंचेगा और कोई ना कोई ऐसा आवेश होगा जो उससे 1 सेकेंड, आधा सेकेंड या उससे भी कम समय बाद पहुंचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो आवेशों को किसी दो बिंदुओं पर लाकर स्थापित किया जाता है तो इन दोनों की को स्थापित करने में कोई ना कोई कालांतर जरूर रह जाता है। तो जैसे ही मैं Q2 आवेश को लेकर के आया तो Q2 आवेश को लाने में, अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसके लिए हम कहेंगे Q2 आवेश को इस B बिंदु पर विभव से गुणा कर दीजिए। तो B बिंदु पर विभव निकालना है। अब देखिए जब हम Q1 को लेकर आए तो पहले से कोई आवेश नहीं था इसलिए A बिंदु पर विभव शून्य था, लेकिन जब B बिंदु पर हम Q2 आवेश को लेकर आए हैं तो पहले से Q1 आवेश उपस्थित है। यानी कि हम ये कहेंगे कि B बिंदु पर इस Q1 आवेश के कारण कोई ना कोई विभव अवश्य ही होगा। फिर से समझ लीजिए, जब मैं Q1 आवेश को अनंत से लेकर के आया, A बिंदु तक लेकर के आया हूं, तो इस A बिंदु तक लाने पर इस Q1 आवेश के चारों ओर कोई अन्य आवेश नहीं था, इसलिए इस Q1 आवेश पर जो विभव है उसका मान शून्य था और इसीलिए हमारे पास किया गया कार्य भी शून्य है। लेकिन जब मैं B बिंदु पर किसी आवेश को लेकर के आता हूं और इस B बिंदु के लिए मैं किया गया कार्य निकालता हूं तो यहां पर इस Q2 आवेश के लिए जो B बिंदु पर आया है पहले से उपस्थित एक आवेश है हमारे पास, उसका नाम है Q1 और इस Q1 के कारण इस बिंदु पर कोई ना कोई विभव अवश्य ही होगा। उस विभव की हमें गणना करनी पड़ेगी। तो हम सब जानते हैं
कि ये ए पर मैं एक आवेश को ले आया, बी पर मैं एक आवेश को ले आया, ए पर Q1 आवेश है, बी पर Q2 आवेश है। Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य नहीं, Q2 इंटू Q2 इंटू V, और ये V क्या होगा, ये Q2 आवेश जहां पर लाया जाएगा यानी बी बिंदु पर, इस बी बिंदु पर विभव, तो बी बिंदु पर विभव कितना होगा देखते हैं हम। बी बिंदु पर जो विभव है, बी पर विभव निकालना, तो हम कहेंगे जो बी पर विभव है वो Q1 आवेश के कारण है, केवल Q1 आवेश के कारण होगा, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा हमारे पास में W2 बराबर Q2 इंटू Q1 आवेश के कारण विभव, और Q1 आवेश के कारण, किसी भी आवेश के कारण विभव का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0 आवेश इंटू इस आवेश से जिसके कारण विभव है बिंदु की दूरी, तो ये हमारे पास में हो गया R। इसको आप R12 भी कह सकते हो या R भी कह सकते हो। फिर से समझ लीजिए, अगर मैं Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लाता हूं, तो अगर मुझे इसमें लाने में किया गया कार्य निकालना है तो Q2 को आप बी बिंदु के विभव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q2 को बी बिंदु के विभव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर क्या होगा, Q इंटू V। यहाँ पर W क्या है, इस Q आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य है, Q वो आवेश है जिसे अनंत से लाया गया है, और V उस आवेश या आवेशों के निकाय का विभव है जो पहले से उपस्थित था, जिसके विद्युत क्षेत्र में इस Q आवेश को लाया गया। तो अगर हम हमारे वाले टॉपिक में देखें तो हम कह सकते हैं कि जब हम Q2 आवेश को लेकर के आए थे तो Q1 आवेश पहले से उपस्थित था, इस Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम इस Q2 आवेश को लेकर आए, Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q2 आवेश को लेकर आए, यानी विभव भी Q1 आवेश के कारण ही होगा। विभव उस आवेश के कारण होता है जो विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा है, जिसके विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाया गया अनंत से, तो Q2 को Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाया गया, इसलिए हमने Q1 के कारण विभव का मान लिख दिया है। Q1 के कारण विभव का जो मान है वो है 1/4πε0 Q1/R। अब इन दोनों को गुणा कर दें तो W2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो इस तरीके से W2 का मान भी आप निकाल सकते हैं। बच्चों फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुने, जब हम Q1 आवेश को लेकर आए अनंत से, तो Q1 आवेश को ए बिंदु पर लाकर स्थापित करने पर Q1 आवेश पर इस ए बिंदु पर कोई भी विभव कार्य नहीं कर रहा था, क्योंकि विभव उत्पन्न करने के लिए कोई भी आवेश पहले से उपस्थित नहीं था। इसलिए जब हमने Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 बराबर QV सूत्र से निकालना चाहा, तो जो Q है उसका मान तो आ गया, Q1 लाया गया आवेश, और V विभव उसका मान 0 था, ए बिंदु पर विभव 0 था। लेकिन जब मैं Q2 आवेश को लेकर के आया किसी भी बिंदु पर, बी बिंदु पर, तो हम ये कहेंगे कि जो किया गया कार्य है W2, वो लाए गए आवेश Q2 और पहले से उपस्थित आवेश Q1 के कारण विभव, जिसे हम कहेंगे V14R। V14R का मतलब है 1 पहले आवेश के कारण विभव R दूरी पर। तो ये मान हम रखेंगे, तो Q2 बराबर किसी भी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान होता है 1/4πε0 वो आवेश जिसके कारण विभव है इंटू बिंदु की दूरी बटा बिंदु की दूरी, तो ये आपके पास में आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R आपके पास में आ जाएगा। और इस तरीके से हम W1 और W2 दोनों की गणना कर सकते हैं। W1 और W2 की गणना जो हमने की है, बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। तो ये इस तरीके से हमने W1 की और W2 की गणना कर ली है। अब अगर हम W1, हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा था आप में से? सर ये जो आवेश लाए जाते हैं वो धनात्मक ही होते हैं क्या? कोई से भी हो सकते हैं, पर जब हमको दिए हुए नहीं हो तो हम धनात्मक मान लेते हैं, हमारी सुविधा के लिए हम धनात्मक मान लेते हैं, लेकिन ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ऋणात्मक आवेश के लिए जब भी हम निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं कि किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये एक आवेश था आपके पास में पहले से, ये धनात्मक आवेश है, ठीक है। अब मैं एक नया धनात्मक आवेश कैपिटल Q लेकर के आया इसके विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो पहले से स्मॉल Q आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल है इस आवेश पर, वो किधर लगेगा,
वो लगेगा प्रतिकर्षण की दिशा में। तो आपको इसके विरुद्ध इसको लेकर के आना है, इस बल के विरुद्ध। जो पहले से उपस्थित आवेश है वो जिस भी दिशा में लग रहा, जिस भी दिशा में बल लगा है उसके विरुद्ध आवेश को लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनंत से बिंदु तक लाना पड़ेगा। अब मान लो कि ये होता ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ये ऋणात्मक आवेश होता, तो क्या कहते हैं हम, ये ऋणात्मक आवेश होता तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं भाई ये तो आकर्षण बल लगाएगा, ये तो इसको खींचेगा, ये तो इसको खींचेगा, आकर्षण बल लगाएगा, ये माइनस क्यू आवेश कैपिटल क्यू को आकर्षित करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बल के विरुद्ध इसको ले जाना है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, बिंदु से अनंत तक ले जाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि पहले से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश है वो किस दिशा में बल लगा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आवेश को अनंत से लाना है या अनंत पर ले जाना है, ठीक है। और ये जो लाया गया आवेश है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धनात्मक आवेश के लिए अलग कैलकुलेशन होगी, ऋणात्मक के लिए अलग कैलकुलेशन होगी, ठीक है। एक और खास बात, चूंकि हम यहाँ पे कार्य की गणना कर रहे हैं और कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदिश राशि में आवेश अगर धनात्मक हो तो प्लस में मान रखना, ऋणात्मक हो तो माइनस में रखना। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं W1 और W2 को हम जोड़ दें तो हम कहेंगे ये एक तरीके से हमारे पास में दोनों आवेशों को लाने में किया गया कार्य आ जाएगा। तो Q1 व Q2 आवेश को अनंत से A व B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, तो दोनों कार्य W1 और W2 को जोड़ दीजिए। W1 का मान 0 था और W2 का जो मान है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 0 + 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये जोड़ दिया हमने, 0 में कुछ भी जोड़ो वही संख्या वापस आ जाएगी आपके पास में। तो ये आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और हमने कहा था किसी भी आवेश को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो इस तरीके से हम दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसमें भी एक कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है तब जब पहले से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था। अगर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र होता तो क्या होता, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने ये ज्ञात किया है। तो ये बच्चों समझ में आया आपको कि नहीं आया, ये बताएं आप। किसी को कोई डाउट है क्या इस टॉपिक में? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं हम सर आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो इसी से मिलता जुलता है। अभी हमने कहा कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अब हम कह रहे हैं कि बहु आवेशों के, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। लेकिन मैं n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, मैं केवल 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा और उसी को n में कन्वर्ट करूंगा। मान लीजिए आपके पास में 3 आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3, और इन आवेशों को आपको अनंत से ला करके बिंदु A, B और C पर स्थापित करना है। Q1, Q2, Q3 3 आवेश आपके पास में, इनको बिंदु A पर, बिंदु B पर और बिंदु C पर स्थापित करना है। बिंदु A और B के बीच की जो दूरी है वो R12 है, बिंदु B और C के बीच की जो दूरी है वो R23 है और बिंदु C और A के बीच की जो दूरी है वो R13। ठीक है, अब पहले की तरह हम क्या कहेंगे, जैसे हमने दो आवेशों के लिए लिया था तो हम बारी बारी से एक एक आवेश को लेकर आए थे। हम कहेंगे पहले आवेश यानी Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य। Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, W1 बराबर लाया गया आवेश Q1। देखो लिखने का तरीका ये, कार्य बराबर लाया गया आवेश इनटू पहले से उपस्थित आवेशों का विभव। कहां पर, उस बिंदु पर जिस बिंदु पर इस आवेश को लाया गया यानी A बिंदु पर। तो हम क्या कहेंगे, पहले से उपस्थित आवेशों के कारण A बिंदु पर विभव। तो पहले से कोई आवेश उपस्थित है क्या जब हम Q1 आवेश को लेकर आए? नहीं है। नो सर, नहीं है। कोई भी आवेश नहीं है, और कोई भी आवेश नहीं है तो विभव कितना हो जाएगा, 0। A बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 A पर विभव ये हो गया 0। तो W1 बराबर कितना आ गया आपके पास में, Q1 इंटू 0 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने W1 की गणना कर ली। अब हम क्या करते हैं कि पहले आवेश को ले आए,
W1 की गणना कर ली, A पर स्थापित कर दिया, ठीक है, ये हमने W1 की गणना कर ली है, 0 आ गया। अब मैं दूसरे आवेश को लेकर के आ रहा हूं, तो जब मैं पहले आवेश को A बिंदु पर ला करके मैंने स्थापित कर दिया है और दूसरे आवेश को मैं ला रहा हूं B बिंदु पर, ये B बिंदु पर मैं ले आया Q2 आवेश को, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R12, ठीक है। तो जब मैं दूसरे आवेश को लाऊंगा तो हम क्या कहेंगे, दूसरे आवेश यानी Q2 को, आवेश को Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र, अब देखो Q2 को जब आप लेकर आए तो ऐसी जगह लाएं जहां पर Q1 का विद्युत क्षेत्र कार्य करता हो, क्योंकि अगर इसके विद्युत क्षेत्र में नहीं लाओगे तो ये निकाय नहीं बनेगा, ठीक है। तो Q2 को Q1 के विद्युत क्षेत्र में बिंदु B तक, जो कि Q1 से R12 दूरी पर है, लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, और कार्य का सूत्र क्या होगा, W2 बराबर लाया गया आवेश Q2 इनटू पहले से उपस्थित आवेश, पहले से कौन है, Q1, तो हम क्या कहेंगे, Q1 के कारण B पर विभव, Q1 के कारण B पर विभव या B बिंदु पर की बात है, ये देखिए मैंने यहां पर ये ऐसे लिखा हुआ है, W2 बराबर Q2 इंटू बिंदु B पर Q1 के कारण विभव। अब विभव का सूत्र क्या होता है, तो W2 बराबर Q2 इंटू जिसके कारण विभव है उसका सूत्र मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आएगा ही आएगा, ऊपर आता है Q और नीचे आता है दूरी R। अब ये Q और R क्या है, ये अगर आपके समझ में आ गया तो ये स्टेप आपके लिए बहुत आसान होगा और अगला स्टेप भी बहुत आसान होगा। ये Q वो आवेश होता है जिसके कारण विभव, तो किसके कारण विभव है, Q1 के कारण, तो हम कहेंगे ये हो गया Q1। और ये R क्या है, इस Q1 आवेश से ये आवेश Q2 जहां लाया गया है उस बिंदु की दूरी, तो Q1 से Q2 कहां लाया गया, B बिंदु पर, Q1 से B की दूरी यानी A से B की दूरी कितनी है, R12। फिर से समझ लो, W2 बराबर Q2 आवेश को Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, ये कार्य निकालना है तो आपको Q2 को विभव से गुणा करना पड़ेगा, सूत्र होता है W बराबर Q इंटू V, तो Q है लाया गया आवेश यानी Q2 और विभव है पहले से उपस्थित आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभव जिस बिंदु पर इस Q आवेश को लाए हैं, तो Q आवेश कौन है, Q2 है, Q2 को कहां लाए, B बिंदु पर, पहले से कौन है, Q1, तो हम कहेंगे Q1 के कारण B पर विभव, ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों को गुणा कर दोगे तो आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये हमने लिख दिया। ये हमारे पास में W2 का मान आ गया, W1 का मान आ गया, W2 का मान आ गया। अब हम देखते हैं तीसरे आवेश को हम लेकर के आएंगे, पहले आवेश को ले आए, दूसरे आवेश को ले आए, अब हम तीसरे आवेश को लेकर के आएंगे और देखेंगे कि तीसरे आवेश को लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर निकाला हुआ है Q2 इंटू Q1 के कारण विभव कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, इसको दूसरी तरफ गुणा कर दिया तो आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हो K, ठीक है। अब मैं तीसरे आवेश को लेकर के आया, ये तीसरे आवेश को, पहला आवेश A पर है, दूसरा B पर है, A और B के बीच की दूरी R12 है, तीसरे आवेश को मैं C पर ले आया, C पर जब तीसरे आवेश Q3 को लेकर के आया तो पहले से हमारे पास में एक तो Q1 आवेश उपस्थित है, तो आवेश उपस्थित है, Q1 आवेश से इस तीसरे आवेश Q3, ये तीसरा आवेश जो है Q3, इसकी दूरी Q1 से जो है C बिंदु की A बिंदु से जो दूरी है वो है R13, और C बिंदु की B बिंदु से जो दूरी है वो है R23, ठीक है। तो अब अगर मैं निकालना चाहूं कार्य अनंत से लाने में Q3 आवेश को Q1 और Q2 के संयुक्त विद्युत क्षेत्र में बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य निकालना चाहूं तो हम कहेंगे ये हो जाएगा W3 बराबर लाया गया आवेश Q3 इंटू C पर किसके कारण विभव, Q1 व Q2 के कारण विभव, ठीक है, Q1 और Q2 के कारण विभव, क्योंकि अब हमारे पास में ऑलरेडी कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं। अब मुझे क्या करना है, Q3 को गुणा करना है, Q3 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है, C बिंदु पर जो विभव है उससे गुणा करना है। तो देखते हैं कितना होगा,
तो हम कहेंगे भाई W3 बराबर हो जाएगा W3 बराबर Q3 इंटू देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहां पर मैंने आपकी सहायता के लिए बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे अभी तक लिखता है, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं इसको। लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। लिखने का तरीका क्या है, हम कहेंगे भाई जो विभव है वो दो विभवों के योग का योग होगा। दो आवेशों के कारण तो दो विभवों का योग, V प्लस V। पहला जो विभव है वो पहले आवेश के कारण होगा, इसलिए इसको कहेंगे V1, ठीक है। और दूसरा जो विभव है वो दूसरे आवेश के कारण होगा, V2। भाई हमें क्या करना है, इस सी बिंदु पर A और B दोनों आवेशों के कारण विभव निकालना है। और हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि आवेशों के निकाय के कारण जो विभव होता है वो सभी आवेशों के विभवों के योग के बराबर होता है। तो अगर हमें इन दोनों के कारण विभव निकालना है तो दोनों के विभव का योग कर दो। तो पहले आवेश के कारण हो गया V1 और दूसरे के कारण हो गया V2। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात भी है, क्या कि पहला आवेश Q1 जो है वो तो B बिंदु पर भी विभव उत्पन्न कर रहा था और C बिंदु पर भी कर रहा है। तो क्या दोनों पर ये विभव बराबर होगा? और अगर ये बराबर नहीं होगा तो हम इसको कैसे पहचाने? अगर हमने दोनों पर ही V1 लिख दिया, भाई B बिंदु पर भी पहले आवेश ने विभव उत्पन्न किया तो इसको भी V1, और C बिंदु पर किया तो इसको भी V1। अगर दोनों को V1 लिख देंगे तो ये तो दिखने में तो बराबर लगेगा, पर क्या ये बराबर होगा? आपने तो अभी बताया कि इसका सूत्र होता है 1/4πε ऑफ नॉट Q, यानी लाया गया आवेश बटा दूरी, यानी ये दूरी पर भी निर्भर करता है। सॉरी, लाया गया आवेश नहीं, पहले से उपस्थित आवेश। तो पहले से आवेश उपस्थित आवेश तो Q1 हो गया, हमने मान लिया। B बिंदु पर निकालेंगे, C पर निकालेंगे, दोनों पर Q1 हो गया। पहले से उपस्थित आवेश दोनों पर प्रभाव जो है वो Q1 डाल रहा है। लेकिन B बिंदु की दूरी जो R है वो अलग है और C बिंदु की दूरी R अलग है। तो फिर क्या हम यहाँ केवल V1 लिखें? नहीं, आप इसे लिखोगे V1 ब्रैकेट R, वो दूरी का नाम लिखोगे जिस पर विभव निकालना है। तो हमें Q1 आवेश के कारण विभव कौन से बिंदु पर निकालना है? C बिंदु पर। तो C बिंदु की दूरी कितनी है? 1,3। तो V1 R13 का मतलब क्या है? पहले आवेश का R13 दूरी पर विभव। ऐसे हम V2 के लिए लिखना चाहें, यानी दूसरे आवेश का लिखना चाहे तो कितना होगा? V2 बराबर V2 ब्रैकेट में R23, R23 लिखने में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, को मिटा के थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूं मैं, प्लस V2 इंटू R23। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया कि नहीं आया, इसका मीनिंग क्या है? आ गया है सर। यस फिर से सर, समझ यस लीजिए, सर। फिर से समझ सर, आ गया लीजिए समझ ये क्या लिखा है। हम एक बार और बता देता हूं, कुछ बच्चों के अगर नहीं भी आया होगा। तो W3 इंटू बराबर लाया गया आवेश Q2 नहीं सॉरी Q3 आवेश को लाए Q3 इंटू पहले से उपस्थित आवेशों का विभव। अब पहले से कौन कौन से आवेश हैं? Q1 और Q2 है, तो दोनों का विभव आपको लिखना पड़ेगा। Q1 का विभव V1 और Q2 का विभव V2, इन दोनों को प्लस करके लिखना पड़ेगा, जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर नीचे लिख दिया है। अब V1 का जो पहले आवेश का जो विभव है वो कहां निकालना है आपको? C बिंदु पर। तो पहला जो Q1 है वो कहां उपस्थित है? A पर। A पर उपस्थित आवेश के कारण C पर विभव निकालना है, तो A से C की दूरी ले लो R13, ठीक है। ऐसे ही Q2 आवेश के कारण C पर विभव निकालना है, तो 2 की C से दूरी कितनी है? वो है R23, ये R23 लिख दिया। ये इसको लिखने का तरीका। अब एक और खास बात है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो मैंने लिखा ना V1 ब्रैकेट में R13 और V2 ब्रैकेट में R23, इसका मतलब ये नहीं है कि V1 R13 से गुणा हो रहा है। V1 R13 से गुणा नहीं हो रहा है, ये प्रतीकात्मक लिखा गया है कि पहले आवेश के कारण विभव निकालना है और वो भी निकालना है R13 दूरी पर। अब मैं इनके मान रखता हूं। W3 बराबर Q3 तो आ गया बाहर, इंटू पहले आवेश का विभव निकालना है तो 1/4πε0 इंटू पहला आवेश बटा दूरी R13। तो देखो ये जो R13 प्रतीकात्मक रूप लिया था ये हमारे यहां काम आ गया, ठीक है। प्लस अब दूसरे आवेश का निकालना है तो 1/4πε0 दूसरे आवेश के कारण है तो Q2 बटा दूरी R23, ठीक है। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? कोई ऐसा हाँ, जिसको सर, ये नहीं लाइन सर। समझ में नहीं आई आ हो? गया।
आगे सर कोई आगे चले आगे, चलो ठीक है। यस तो अब हमको क्या करना है, इस Q3 को अंदर गुणा कर देना है। Q3 को अंदर गुणा कर दिया हमने, Q3 को अंदर गुणा करेंगे तो Q3 Q1 से भी गुणा होगा, Q2 से भी गुणा होगा। और जब ये Q3 Q1 और Q2 दोनों से गुणा होगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसको देखो, आपको पीडीएफ में भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पीडीएफ में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, W3 बराबर Q3 इंटू बिंदु C पर Q1 व Q2 के कारण विद्युत विभव। W3 बराबर हो जाएगा Q3, इसको मैंने अलग तरीके से लिखा है V31, यानी 3 पर 1 के कारण, और V32 मतलब 3 पर 2 के कारण। पर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए जो अभी मैंने लिखा था, बिल्कुल वैसे ही लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, V1 पहले आवेश के कारण कहां पर, R13। तो ये जो R13 है ये सूचित करता है कि पहले आवेश के कारण तीसरे पर निकाल रहे हैं। खैर, आगे ये अपने काम आएगी, ये बात अपने आगे काम आएगी, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया। अब इनके मान हम रखें तो ये आपके पास में इनके मान है, पहले आवेश के कारण हो गया 1/4πε0 Q1/R13, और दूसरे कारण 1/4πε0 Q2/R23। इस Q3 को अंदर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा W3 बराबर 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23। ये W3 का मान आ गया। इसमें 1/4πε0 को K लिख दोगे तो आपके पास में समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। अब अगर आपको कुल कार्य निकालना है तो W1, W2 और W3 को जोड़ दीजिए। तो W1 का मान तो 0 था, W2 का जो मान है वो ये हमारे पास में है K Q1 Q2/R12, W3 का जो मान है वो है K Q1 Q3/R13 प्लस K Q2 Q3/R23। इन सब में से K कॉमन आ रहा है तो K को बाहर ले लिया, पहले में से बचा Q1 Q2/R12, दूसरे में से बचा आपके पास में Q1 Q3/R13, और फिर बचा आपके पास में Q2 Q3/R23। ये जो कार्य है ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो W की जगह आप U लिख सकते हो, वापस वो का वही समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस समीकरण को मैं 3 आवेशों के लिए लिखना चाहता तो ये एक जैसे पदों का योग है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना। K बाहर है, समीशन Q1 Q2, ठीक है, प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3 अपॉन R12 R13 R23, इन सबके नीचे दिया हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, हम कहेंगे भाई हमारे पास में देखो, वैसे तो यहां मैंने 2 समीशन लगाए हुए हैं, पर आप एक समीशन लगा के भी काम चला सकते हो। K बराबर K इंटू पहला समीशन और दूसरा समीशन। पहला समीशन ये बताता है कि जो Q है उसके 2 मान है, एक तो I है और दूसरा J है। जैसे यहां पर पहला 1 है 2 है, फिर पहला 1 है दूसरा 2 है, ठीक है। दूसरे पद में देखें तो पहला 1 है दूसरा 3 है, तीसरे पद में देखें तो Q2 और Q3 है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई समीशन में I का मान जो है वो 1 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकता है, पर यहां पर n की जगह क्या है, 3 पद है तो 3, ठीक है। दूसरा है कि J का मान भी 1 से लेकर के 3 तक कुछ भी हो सकता है, और तीसरा ये है कि किसी भी पद में Q1 और Q2 ये जो ऊपर लिया गया है ये दोनों, गलत, ये दोनों जो लिए गए क्या इन पर जो सबस्क्रिप्ट लिखी गई है, जो 1 और 2 1 और 3 1 और 2 और 3 है ना, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या ये एक जैसी है किसी में भी? नहीं है ना। तो हम कहेंगे भाई एक को अगर आप आई मानोगे और दूसरे को जे मानोगे तो आप कहोगे भाई आई और जे तो ले लिया जो ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी कंडीशन मत लेना जहां पर आई और जे बराबर हो जाए। आई और जे बराबर नहीं होंगे। अच्छा, इन सब के नीचे एक और चीज आ रही है वो है आर। तो आर के साथ में भी ऊपर जो क्यू के साथ में वही आर के साथ में क्यू के साथ में आई जे लिख दिया, तो आर के साथ में भी आई जे। अब ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, इस लाइन का मीनिंग बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। फिर से बता रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। हमने क्या लिखा है, के तो बाहर हो गया, समीशन कहां पर i इज इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक और j इज इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक, i इज नॉट इक्वल टू j। इसको लिखने का मतलब होता है कि ये
जो आगे मैं लिखूंगा वो बहुत सारे पदों का योग है, एक जैसे पदों का योग है। और वो एक जैसे पद जो हैं उन सभी पदों में दो तो क्यू हैं और नीचे आर है, और दोनों क्यू में से दोनों के पास में जो संख्याएं लिखी गई है वो अलग अलग है। तो एक के पास आई लिख दिया, दूसरे के पास जे लिख दिया, जो ऊपर है वही नीचे है, आई जे। लेकिन जब मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूं, इस समेशन को वापस हटाता हूं, तो देखो बच्चों मेरे पास में क्या आता है। मेरे पास में आता है कि मैं केवल एक पद लिखूंगा, आई और जे के मान 1 1 लेकर के लिखूंगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। के मेरे पास में आएगा Q1, आई का मान 1 ले लिया। अब जे का मान आपको 1 नहीं लेना, क्योंकि आई का मान आपने 1 ले लिया। आई का मान 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकता है, जे का मान भी 1 से लेकर के 3 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई और जे के मान बराबर नहीं हो सकते। तो आई का मान आपने 1 ले लिया, तो जे का कितना लेंगे? 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, अपॉन आर 1 2। लेकिन अब इसमें एक और चीज देखो, आप कहोगे साहब आई का मान ही 1 क्यों लिया आपने, आई का मान 2 ले लेते और जे का मान 1 ले लेते तो क्या दिक्कत थी? R2 1, R2 लिखने में दिक्कत आ रही है, R2 1, इसको मैं एक मिनट मिटा के लिख देता हूं, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं, R2 1। ये भी तो संभव है, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आई का मान 1 से लेकर के 3 तक कुछ भी हो सकता है, जे का मान भी 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकता है। जब दोनों के ही मान 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकते हैं, तो आप आई का मान ही जे 1 क्यों लेंगे? जे का मान भी तो 1 ले सकते हैं। तो आप इस समीकरण को ध्यान से देखोगे और जो हमने पीछे समीकरण लिखी थी उसको ध्यान से देखोगे, ये पीछे वाली समीकरण है, ये वाली समीकरण है, आप देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये वाली समीकरण है। इस समीकरण में आप मुझे देख के बताओ कि Q1 Q2 अपॉन R12 तो आपको दिख रहा होगा, पर क्या आपको किसी को Q2 Q1 अपॉन R21 दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा यानी है सर। दोनों में से एक ही दोनों में से एक ही पद है ना। अब ऐसे ही देखो, एक और कंडीशन और लेते हैं, अभी तो मैंने केवल 2 ही मान लिखे हैं, अभी तो मैंने 2 ही मान लिखे हैं, और मान लेते हैं। और मान कौन कौन से हैं? तो और आपके पास में आएंगे Q इंटू क्यू अपॉन R, यही सूत्र होता है। आई का मान हमें क्या लेना है? आई का मान 1 से लेकर 3 तक कुछ भी ले सकते हैं, तो आई का मान 1 ले लिया, जे का मान 2 ले लिया। अब मैं ले रहा हूं आई का मान 1 और जे का मान 3, तो ये हो जाएगा आई 1 3। आप कहोगे सर आई का मान 1 और जे का मान 3 क्यों लिया? आप ऐसा करो ना कि आई का मान तो लो 3 और जे का मान लो 1, R 3 1। तो आप देखोगे इन दोनों में से भी केवल एक ही पद है, 2 पद नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आई का मान 2 लूं और जे का मान 3 लूं, तो R 2 3 प्लस, और अगर इसका उल्टा करूं कि आई का मान 3 लूं और जे का मान 2 लूं, तो R 3 2। इन दोनों में से भी केवल एक ही पद है, यानी जितनी संभावनाएं हमारे पास में समेशन लिखने पर आई है, उनमें से हमने पीछे तो आधे ही पद लिखे थे। इसका मतलब हमने जो समीशन लिखा है वो गलत लिखा है, क्योंकि समीशन को वापस खोलेंगे जब तो 6 पद हो जाएंगे, जबकि बंद करने से पहले तो 3 ही पद थे। तो क्या करें? तो इसके लिए हमने क्या किया है, आगे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि जब 2 कॉम्बिनेशन हो तो आपको एक ही लेना है, 2 कॉम्बिनेशन हो तो आपको एक ही लेना है, दोनों कॉम्बिनेशन नहीं लेने हैं, ठीक है। तो 6 कॉम्बिनेशन है तो 6 के आधे कितने रह जाएंगे? आपको 3 ही कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। अब एक और खास कि जैसे हमारे पास में कॉम्बिनेशन क्या आया, Q1 Q2 अपॉन R12, और एक इसके साथ में आया था Q2 Q1 अपॉन R21, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q1 अपॉन R21, ये हमारे पास में आया, ठीक है। ये दोनों जो हमारे पास में आए हैं, इन दोनों में से कोई कहेगा साहब मैं तो ये वाला लूंगा Q1 Q2 अपॉन R12, और कोई कहेगा मैं ये वाला लूंगा Q2 Q1 अपॉन R21। तो ये वाला लिया है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन ले ही रहे हैं, पीछे भी समीकरण में लिया है, पर किसी ने ये सोच रहा होगा कि भाई ये सब लेक्ट कर लिया तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो समीकरण में है ही नहीं। है क्या समीकरण में? दिख रहा है क्या आपको कहीं पर भी?
नहीं है सर। नहीं दिख रहा सर ये वाला तो। नो नहीं सर। है ना। तो अब देखो मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। हमारे पास में दो पद आए थे Q1 Q2 अपॉन R12 और एक पद आया है Q2 Q1 अपॉन R21। तो Q1 इंटू Q2 और Q2 इंटू Q1 ये तो बराबर होते हैं। किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं R12 और R21 की, तो R12 और R21 क्या है? R12 का मतलब है R12 सदिश का परिमाण और R21 का मतलब है R21 सदिश का परिमाण। R12 जो होता है वो मान लीजिए ये इस दिशा में है, तो R21 इसके ठीक विपरीत होगी यही लाइन, बस दिशा अलग अलग होगी। पर जब आप परिमाण लेते हो तो इसका मतलब होता है उस सदिश रेखा की लंबाई। अब सोचो कि आपको लंबाई कहे कि आप जो लंबाई है वो इस रेखा की लंबाई आप 1 से 2 तक नापो, कोई कहे नहीं 2 से 1 तक नापो, तो क्या ये अलग अलग आएगी? क्या केवल लंबाई नापनी है नहीं, आपको, दिशा नहीं देखनी है? नहीं आएगी ना। सेम आएगी। यानी R12 और R21 क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे। R12 और R21 बराबर होंगे। तो आप दोनों में से किसी का भी चयन कर लो, Q1 Q2 अपॉन R12 ले लो, चाहे Q2 Q1 अपॉन R21 ले लो, बात एक ही है। दोनों में से किसी का भी चयन आप कर सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप दोनों में से किसका चयन करते हो। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनमें से आधे ही आपको चयन करने हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हाफ लगा दिया। अब अगर इसी को मैं n में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो 3 लिखा हुआ है वो हो जाएगा n आवेशों के लिए निकालना चाहे तो n। इसकी बजाय हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, नीचे i बराबर 1 to j n लिख रहे हैं या j बराबर 1 to n लिख रहे हैं, 3 की जगह n आ जाएगा। इसकी जगह आप डायरेक्ट एक लाइन भी लिख सकते हो, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ i and j but I is not equals to j। all combination of I and j but I is not equals to j, ये आप यहां पर लिख सकते हो। तो आपके पास में दो तरीके हो गए, एक तरीका तो ये हो गया आपके पास में लिखने का और दूसरा तरीका ये हो गया। ये इसी समीकरण का दूसरा रूप है, इसी समीकरण का दूसरा रूप है। बस ऊपर 3 आवेशों के लिए था इसलिए 3 कर दिया, या n आवेशों के लिए हुआ तो n हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखो इसका कारण भी मैंने नीचे लिख दिया है, प्रत्येक युग्म जो होता है वो 2 बार आता है। जैसे i बराबर 2 j बराबर 3 ले तो i बराबर 3 और j बराबर 2 भी हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है, उनमें से एक ही युग्म का योगदान लेना होता है, इसलिए हमने 1/2 से गुणा किया है। ठीक है, हालांकि ये आपको वहां समझाना नहीं है कि 1/2 से गुणा क्यों